आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति मतलब द्रव्यमान का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी Q और इसका मास QIM रेशियो पूछा है इसके लिए। तो Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और M होता है लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 kg कूलाम में है और ये किलोग्राम में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर बचेगी आपकी 31 में से 19 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 और ये बचेगा 12 और इधर आएगा आपका 1.6/9 तो लगभग 2 से थोड़ा कम रहेगा। तो 1.6/9 है तो इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे 12 है तो एक 10 और यहाँ से निकाल लीजिए तो 16/9 गुणा 10⁻11 तो एक बार जाएगा 7 तो फिर आएगा 7 बार 63 तो 1.77 इंटू 10⁻11 तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा ए वाला, पावर से ही दिख जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपको दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में और फिर के परावर्तित वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला बल F0 और Fm है। ये आपका वायु में है और ये किसी माध्यम में है जिसका परावर्तनांक हमें K दिया है। तो चलिए दूरी दोनों केस में सेम रखना है। तो दो बिंदु आवेश मान लेते हैं Q1 Q2 और R दूरी पर रखे हैं तो फोर्स वायु में ये वायु में है पहला केस। तो ये होगा K Q1 Q2/R²। ये K आपका वो वाला कांस्टेंट है 1/4πε0 वाला, तो मैं इसको K1 कह देता हूँ क्योंकि यहाँ K आया है। और उसके बाद माध्यम में होगा आपका 1/4πε0 K तो ये हो जाएगा आपका 1/K इंटू K1 और Q1 Q2/R²। अब इनका रेशियो पूछा है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे यानी F0/Fm ये निकालेंगे तो देखिए जो चीज़ें सेम हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये भी K1 और इतना पूरा कैंसिल होगा तो 1/1 और यहाँ पे आएगा 1/K तो ये पूरा हो जाएगा आपका K/1। इनका गुणा होगा और इसका होगा तो K अनुपात 1 आएगा क्योंकि माध्यम में जो फोर्स है वो होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 और यहाँ पे K आ जाता है 4πε0 K किसी माध्यम में तो K रेशियो 1 हो जाएगा। थर्ड वन है, इसमें ε0 का SI मात्रक यानी स्टैंडर्ड मात्रक निकालना है इसका। तो फोर्स से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो ε0 की वैल्यू होगी Q1 Q2/4πF_R²। तो Q1 का कूलाम होगा तो कूलाम 2 बार आएगा तो कूलाम स्क्वायर और F का न्यूटन होगा और R² का मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये वाला आ जाएगा। और अगर डायमेंशन भी फाइंड करना हो तो Q बराबर IT होता है तो IT का 2 बार आएगा तो A² T² और फोर्स का होगा MLT-2 और इसका होगा L²। तो यहाँ से पूरा मिलेगा M इनवर्स L⁻³ A² और T⁻⁴। ये डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए देखते हैं इसको। एक निश्चित दूरी r पर दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4q और -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दें तो बल कितना होगा। यहाँ भी दो केसेस की बात हो रही है। पहले केसेस में दूरी r ली गई है और चार्ज है आपकी 4q और -2q। यहाँ पे चार्ज का जो चिन्ह है इस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बल उसी तरह डिसाइड होगा और मैग्नीट्यूड फार्मूले में मैग्नीट्यूड ही रखना होता है। अब पहला केस है तो इस केस में फोर्स निकाल लीजिए। तो इनिशियल फोर्स मान लेंगे F ये, और ये आकर्षण का है तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि धन और ऋण है। तो ये आपका होगा K Q1 मतलब 4q, Q2 है 2q अपॉन R²। ये पहला केस है। अब कह रहे हैं दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दें। अब दोनों को स्पर्श कराया है
तो जब भी दो आवेशों को आप स्पर्श कराएंगे तो जो नेट चार्ज होगा बाद में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस तरह होगा कि दोनों का पहले अलजेब्रिक सम निकालेंगे, फिर आधा आधा बांट लेंगे ये लोग। यानी हम बिल्कुल जनरलाइज कर सकते हैं कि जैसे एक का चार्ज Q1 हो, एक का Q2 हो, और इन्हें हम टच कराएंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और इसका आधा आधा दोनों लोग ले लेंगे, सम का आधा आधा। अगर एक माइनस है तो उसी तरह यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों का पहले टोटल चार्ज निकालिए, नेट चार्ज जब स्पर्श कराएंगे तो ये होगा आपका 4Q और माइनस 2Q, तो ये आएगा आपका 2Q। अब 2Q का आधा आधा बंटवारा होगा स्पर्श कराने के बाद, तो Q इसका रहेगा और Q इसका रहेगा, दूरी R ही रखना है। तो इस केस का फोर्स F1 मान लेते हैं, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखिए KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ से 8 बाहर आएगा और ये जो बचेगा आपका देखिए 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा ये, यानी F/8 के इक्वल होगा ये। 8 यहाँ ले आएंगे इक्वेशन 1 से, तो ये आपका मिलेगा F/8। ठीक है, इसमें F गिवन है, ये F/8 होना चाहिए यहाँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका दो समान आवेश Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रखा जाता है। यदि तीनों आवेश निकाय संतुलन में है तो Q डैश का मान बताएं। तो देखिए ये Q और ये Q है, बीच की दूरी मान लेते हैं R है, और इनके मिड पॉइंट पे साफ साफ कहा मध्य बिंदु पर मिड पॉइंट पे क्या रखा है Q डैश, और ऐसा होने से कह रहे हैं निकाय संतुलन में है। तो निकाय संतुलन में है तो इसका मतलब है इस पर लगने वाले नेट फोर्स 0 होंगी, यानी Q डैश पे Q1 वाला ऐसे लगाएगा और Q2 वाला ये लगाएगा, तो यहाँ 0 हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल भी है, लेकिन हमें यहाँ पे इससे अगर हम फोर्स इक्वल कराएंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन में वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आइडेंटिटी मिल जाएगी 1 बराबर 1। तो हमें ऐसे केसेस में किसी एक पर नेट फोर्स 0 कराना होता है, तो हम ये लेफ्ट वाले Q पर नेट फोर्स 0 करा लेंगे, ये वाले पे। तो देखिए ये एक यहाँ Q डैश हो जाएगा और ये Q, और ये दूरी R/2 होगी, तो Q डैश की वजह से ऐसे होगा और Q की वजह से भी रिपेल करेगा ये। तो दोनों फोर्सों का सम हमें 0 होना चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो प्रत्येक पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो चलिए Q पर हमने नेट फोर्स निकाला है, तो एक फोर्स होगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पूरी दूरी आएगी, और प्लस Q डैश की वजह से दूरी R/2 है, तो ये होगा K Q इंटू Q डैश अपॉन R/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 4 ऊपर जाएगा और KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा 1 प्लस Q डैश 4Q डैश, और एक Q यहाँ पे बचा रहेगा, सॉरी ये Q भर यहाँ पर कॉमन रहेगा, तो यहाँ बचेगा Q और ये पूरा कॉमन आ जाएगा। इधर इन दोनों से कॉमन KQ अपॉन R स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका भाग हो जाएगा और Q डैश की वैल्यू मिलेगी -Q/4। ठीक है, तो इससे हमें वैल्यू मिलेगी -Q/4। अगर देखिए दो समान आवेश है, मध्य बिंदु पर Q डैश रखा है, तो ये क्लियर है कि यहाँ पे जो ये होगा चार्ज ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि इस पर हम फोर्स अगर निकालते हैं तो दोनों प्लस में जाएंगे और दोनों का योग 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ इसका चार्ज नेगेटिव होगा -Q/4। नेक्स्ट है 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। तो कभी भी दो चार्ज अगर दिए हों Q1 Q2, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो भी बल लगाते हैं वो इक्वल होता है। इनफैक्ट 1 2 पर जितना बल लगाता है ये इसे आप कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 2/1, और इसको कह सकते हैं फोर्स ऑन 1/2। तो हमेशा F12 और बराबर F21 होता है। जितना फोर्स Q1 Q2 पे उतना ही Q2 Q1 पे लगाता है। तो अगर इन पे लगने वाले बलों का रेशियो पूछा गया है तो हमेशा इक्वल आएगा, 1:1। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू होगी Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो रेशियो इनका 1:1 रहेगा।
सेवेंथ है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q हो गया आपका 8 कूलाम और Q बराबर क्या होता है NE, तो N हमें पूछा है दैट इज Q/E, तो 8/1.6 इंटू 10⁻19, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 80/16 गुणा 10⁻+90, तो ये 5 बार कैंसिल होगा, तो 5 गुणा ये आपका आएगा 19, ठीक है प्लस का, तो 5 गुणा 10⁻19, ये थोड़ा सा इनमें मिसप्रिंट है, मैं सही करते चल रहा हूँ, 5 गुणा 10⁻+19 ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर Q आवेश हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर स्मॉल q हैं, तो किसी Q पर नेट बल शून्य हो तो यदि किसी Q पर नेट बल शून्य है तो Q की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख नहीं पाया है पूरा, तो Q का मान बताओ, चलिए कैपिटल Q ही निकाल लेते हैं और स्मॉल q भी निकल सकता है, तो चलिए किसी में से एक को निकाल लेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा क्या पूछा है। तो चलिए फिगर बनाता हूँ मैं, स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग में दो विपरीत कोणों पर Q हैं और दो विपरीत कोणों पर स्मॉल q हैं, ठीक है, और ये भी दिया है कि किसी एक पर नेट फोर्स 0 है Q पर, कैपिटल Q पर, तो चलिए इसी पे नेट फोर्स 0 करा लेते हैं कैपिटल Q पे, या इस पे भी करा सकते हैं, तो इस पे इनको नाम दे देते हैं 1 2 3, तो 1 वाला फोर्स लगाएगा ऐसे कैपिटल Q पर F1 और 3 वाला इस तरह लगाएगा F3 और ये 2 वाला अलोंग द डायगोनल और बाहर की ओर, ये हो जाएगा आपका F2 और F3 F1 का रिजल्टेंट F2 के साथ आएगा क्योंकि ये इक्वल होंगी, तो F1 बराबर F3 की वैल्यू होगी के Q², भाई ये F1 और F3 इनकी वजह से है, तो ये आपका कितना है Q, तो इसके और इसकी वजह से होगा Q इंटू कैपिटल Q/A², भुजा में A मान लेता हूँ तो ये √2 हो जाएगी। इसी तरह अब हम निकालेंगे F2 और F2 की वैल्यू होगी के Q इंटू कैपिटल Q/A√2 का स्क्वायर। अब ये 90 पे हैं F1 और F3, तो इनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाएगा, तो टोटल फोर्स आएगा जो Q पर वो होगा आपका F2 प्लस ये F2 और परिणामी भी इन्हीं के अलॉन्ग रहेगा, F2 और F1 F3 का परिणामी, और वो आपका आएगा, अगर मैंने बराबर वालों को F मान लूँ दोनों फोर्सेस को, तो ये F√2 होगा क्योंकि 90 पे है। अब हमें यहाँ वैल्यू रखनी है दोनों की, तो F की वैल्यू ये दोनों से कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा के Q²/2A² प्लस और F√2 इसकी वैल्यू होगी आपकी, ये F2 है आपका इन दोनों की वजह से, ठीक है, तो ये मैंने रख दिया, और ये जो आएगा F, ये इक्वल वाला जो F है और ये है आपका ये के Q/A², और ये इक्वल टू होगा, ये यही हमें पूरी वैल्यू पूछी है, ये शून्य के बराबर है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये 0, तो यहाँ से मैं भाग दे सकता हूँ पहले के Q/A² का, तो क्या बचेगा Q/2 प्लस और यहाँ बचेगा Q बस बराबर 0, ठीक है, और एक √2 यहाँ बचा है ये वाला, तो ये √2 बचा है आपका, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी एक Q कटने के बाद -2√2Q, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो वैल्यू, अगर इसको सही कराना है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू है आपकी Q/Q की, रेशियो निकाला जा सकता है, यहाँ पर रेशियो ये आएगा और नेगेटिव रहेगा, ये भी कन्फर्म है क्योंकि योग 0 होगा, यहाँ से ये इक्वेशन आ रही है कैपिटल Q प्लस Q√2, यहाँ पे 2 भी है बराबर 0, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैपिटल Q/स्मॉल q का मान हो जाएगा -2√2, ठीक है, ये पूछा गया है। तो नेट फोर्स ये आपको ध्यान रखना है, इस बिंदु पर हमने निकाला है, तो ये आपको जो परिणामी है इसको एक बार फिर से देख लें, इसको मैंने 1 माना था, ये 2 और ये 3, तो F1 आपका ऐसे था, F3 ये था और F2 ऐसे आया था, तो F1 F3 इक्वल थी और वो आए थे ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अलॉन्ग ही मिलेगा, तो फाइनल हमें मिला था F2 प्लस F√2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये इक्वेशन आई थी देखिए ये,
और फिर भाग दिया है, बराबर में 0 रहेगा, तो ये मिल जाएगा -2√2। वैद्योच्छेद की तीव्रता का मात्रक तो ये आप जानते हैं, E बराबर होता है F/Q, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। एक मात्रक और इसका लिखा जा सकता है, E बराबर क्या होता है V/D, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से मिलेगा वोल्ट पर मीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ये दोनों मात्रकों को लिखा जा सकता है यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्न में से कौन सा वैद्योच्छेद का मात्रक नहीं है? ठीक है, ये दिए हैं तो ये पूछ रहा कौन सा नहीं है। अभी क्वेश्चन में मैंने किया था, देखिए वोल्ट प्रति मीटर मिला था और एक से हमें मिला था न्यूटन पर कूलम, और अब इन दोनों में से कोई एक नहीं है, तो जूल, कूलम और मीटर ये भी आ जाता है, और जूल प्रति कूलम नहीं आएगा, क्योंकि जूल बटे कूलम है आपका W/Q, और ये बराबर होता है V के, क्योंकि ये W का जूल और इसका कूलम, तो ये भी आपका वैद्योच्छेद है। तो ये आपका पोटेंशियल का है, विभव का मात्रक है, तो यही वाला नहीं होगा, जूल पर कूलम। 11th में इसमें पूछा किसी आवेशित गोली चालक में विभव गोले के भीतर शून्य होता है, बाहर भी शून्य होता है, तो ये बताना है। तो देखिए गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। ठीक है, तो विभव गोले के अंदर मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद बिंदु आवेश की तरह रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है, और बाहर के लिए 1/r² को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाहर जाने पर ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ 1/r² को फॉलो करता है, इसलिए। 12th है, R1 R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं और पृष्ठों पर वैद्योच्छेद की तीव्रताओं का अनुपात है। तो चलिए, ये है एक R1 त्रिज्या का गोला और एक है आपका R2 त्रिज्या का गोला। पृष्ठ घनत्व समान है, इसका σ1 इसका σ2 माने, तो σ1 बराबर σ2 दिया है, ये बराबर होता है Q/A के। ठीक है, और फिर वही कह रहा है कि पृष्ठों पर वैद्योच्छेद की तीव्रताओं का अनुपात। तो देखिए वैद्योच्छेद की तीव्रताओं का अनुपात अगर हम निकालें तो एक सूत्र होता है σ/2ε0। अगर हम इस प्लेट के हिसाब से चलते हैं तो ये तो इक्वल रहेगा, और जो दूसरा होता है Q/A, σ बराबर Q/A, वहाँ से भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमें चार्ज की बात यहाँ पे नहीं की है। तो इससे अगर हम करते हैं तो σ1 बराबर σ2 होने से वैद्योच्छेद की तीव्रताएं भी सेम हो जाएंगी, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट हो गया, ε0 कांस्टेंट होता ही है, तो ये 1:1 मिलेगा। और अगर आवेश वगैरह की बात होती तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक है, Q/A, और फिर A की वैल्यू होती 4πr1², और दूसरा होता ये Q1 मान लेते हैं, दूसरा आता Q2/4πε0 r2²। तो वैद्योच्छेदों का अनुपात पूछा था हमें, तो वैद्योच्छेदों के अनुपात में देखिए Q1/Q2, ये एक्चुअली देखिए इनका रेशियो पूछा है। तो E बराबर अगर मैं बिंदु आवेश की तरह चलूँ तो ये आएगा आपका Q1/r1² और एक आएगा Q2/r2²। तो यहाँ से भी समझा सकते हैं, ये E1 है, ये E2 है। अब जब हम इनका भाग देंगे, और ये भी देखिए बराबर है, यहाँ से ये पृष्ठ घनत्व से ये इक्वेशन मिलेगी, और ये भी बराबर है, तो Q1/r1², Q2/r2² इक्वल हैं, इसलिए ये और ये कैंसिल होंगे, तो 1:1 यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, आवेश का खोखला गोला वैद्योच्छेद उत्पन्न नहीं करता है, तो किसी आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, यानी कोई खोखला गोला है तो वैद्योच्छेद उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। ठीक है, और किसी आंतरिक बिंदु पर, या ये भी कह सकते हैं कि विभव नियत होता है किसी आंतरिक बिंदु, बाहरी पर तो बिंदु आवेश की तरह रहेगा, 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 5 मीटर से अधिक दूरी पर, इनमें सब में रहेगा। ठीक है, लेकिन अंदर 0 होगा। 8 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा?
ठीक है। तो फ्लक्स में चेंज पूछा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा देखिए आवेश आधा हो रहा है तो फ्लक्स आधा हो जाएगा। वैसे आवेश फ्लक्स निर्भर करता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो के हिसाब से, तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब रेडियस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवेश को आधा कर रहे हैं तो ये आपका फाई भी आधा हो जाएगा। वैसे था क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, आधा करने पे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो होगा। 15 है, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जीरो। ये इसलिए होगा क्योंकि एक अगर द्विध्रुव रखा होता, एक द्विध्रुव, तो एक द्विध्रुव का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। अब चाहे जितने रखे हों, सबका नेट चार्ज जब जीरो है तो अलग अलग हम नेट चार्ज भी निकालेंगे तो सबका जीरो आएगा, चाहे जितने द्विध्रुव रखे हों। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कितने भी द्विध्रुव हों, क्योंकि द्विध्रुव हैं तो बराबर और विपरीत आवेश से ही बने होंगे, तो अगर ऐसा है तो नेट चार्ज जीरो होगा और उस केस में फ्लक्स भी जीरो होगा, सिर्फ द्विध्रुव भर की वजह से अगर पूछा जाता है। ध्यान देंगे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा है, वोल्ट प्रति मीटर है, इसको भी समझ लेते हैं। फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, और ई का होता है, अभी आपने पढ़ा था, वोल्ट पर मीटर, और ए का एरिया वेक्टर है तो मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कैंसिल होगा, वोल्ट इंटू मीटर यहाँ से लिख सकते हैं। अब आते हैं 16 में, 5 कूलम आवेश के दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो Q है 5 कूलम और 2L का मान है 5 गुणा 10⁻² मीटर। इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो Q बराबर होता है, F बराबर होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो 5 और 2L की वैल्यू है 5 गुणा 10⁻² मीटर, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 10⁻² कूलाम इंटू मीटर। तो 2L की वैल्यू हमें पता थी और Q पता था। 18 में आते हैं, 18 में E और P आघूर्ण वाले वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो जनरल फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ये होता है। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, देखिए कपल बनता है इसमें, इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है जो क्षैतिज दिशा में इस तरह लगा है E। अब हमने एक द्विध्रुव यहाँ पे रखा और द्विध्रुव के बीच की दूरी हम मानते हैं 2L, और ये प्लस Q माइनस Q से मिलकर बना होता है, तो ये मैंने चार्ज ले लिए। और इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो QE ऐसे होगा, और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे QE, वैल्यू यही रहेगी। तो ये कपल बनेगा, और कपल होता है जिसमें बराबर और विपरीत बल कार्यरत हों किसी दृढ़ पिंड पर या वस्तु पर। तो ये डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वह द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी 2L साइन थीटा। तो कपल, अगर हमें कपल का आघूर्ण निकालना है तो होता है एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो बल है आपका QE और लंबवत दूरी आई है 2L साइन थीटा। इस तरह हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो P आपको मिला यहाँ से, बल आघूर्ण होगा बल गुणा लंबवत दूरी, तो QE इंटू 2L इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2L को मैं लिख सकता हूँ P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो PE साइन थीटा। अब P और E वेक्टर फॉर्म में है, तो इसको अगर हमें वेक्टर रूप में लिखना है तो A क्रॉस B होता है, AB साइन थीटा। तो उसी तरह वेक्टर टाव हो जाएगा आपका P क्रॉस E, और थीटा होगा P और E के बीच का एंगल, जो कि यहाँ मैंने माना है। तो द्विध्रुव को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा था। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है, यानी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, इसका मतलब है कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है। लेकिन E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा पूर्ण गुणांक में। इसका मूल कारण यह है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल संख्याओं में ही हो सकता है, ठीक है। यानी क्वांटाइजेशन क्यों घटित होता है, इस पर बात थी। तो ये हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के लिए है, इसलिए ऐसा क्वांटाइजेशन वाला नियम होता है। क्योंकि जो भी चार्ज किसी भी पदार्थ में आएगा वो प्लस माइनस n ही आएगा, जहाँ पे n है आपका इंटीजर नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। इसमें पूछा गया है, देखिए
सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फेरेड प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। चलिए देखते हैं। तो ये भी अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसे। तो अभी मैंने देखा था एप्सिलॉन जीरो का होता है ये, देखिए एप्सिलॉन जीरो का मान निकाला था हमने Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर इंटू एफ। तो यहाँ से देखिए ये होगा कूलाम स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और इसका था न्यूटन, और आर स्क्वायर का था एम स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन जीरो का था कन्फर्म है, और यही अब ये एप्सिलॉन जीरो का ये भी होना चाहिए। तो इसको हम निकालेंगे गोली चालक की धारता से। क्या होता है सूत्र? 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर या ए यहाँ पे होती है रेडियस। तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो आएगा, हमें सी एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू बराबर दिखानी है मात्रक में। तो 4 पाई ए एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है, तो इसका होता है फेरेड और ए का होगा आपका मीटर, ये रेडियस है तो फेरेड पर मीटर। तो ये दोनों मात्रक हैं आपके एप्सिलॉन जीरो की, ठीक है, जो वैद्युतशीलता होती है वायु या निर्वात की। तो ध्यान रखेंगे, एक मात्रक हुआ कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर और दूसरा हुआ फेरेड पर मीटर। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो अगर कई चार्ज रखे हों और किसी एक बिंदु पर अगर हमें नेट फोर्स निकालना हो तो आप अलग अलग उनको निकाल के ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर सम कर सकते हैं। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, किसी एक आवेश पर अन्य के कारण बलों का सदिश योग निकालना हो, तो यहाँ पे हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं। अभी ये आप कर चुके हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिया था हमने क्यू क्यू और ये वाला, तो हमने कैपिटल क्यू पे निकाला था, तो इसकी वजह से भी देखा था, इसकी वजह से भी फोर्स आया था और इसकी वजह से भी फोर्स आया था। यही अध्यारोपण है जिसमें हम ऐड कर देते हैं चीज़ों को। फोर्थ है आवेश के रेखी घनत्व का अर्थ बताइए। लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखिए आवेश घनत्व 3 टाइप के होते हैं, चार्ज डेंसिटीज बोलते हैं इन्हें, आवेश घनत्व। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये होता है Q/L, ये लेंथ में चलता है, और ये एरिया में और ये वॉल्यूम में। तो मात्रक से भी आप इन्हें पहचान सकते हैं, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब। और जिस तरह की बॉडी या चालक पदार्थ है उसी तरह हमें यहाँ पर चीज़ें देखनी होती हैं। यानी एकांक लंबाई पर आवेश का जो मान है वही कहलाता है पृष्ठ घनत्व, ठीक है। किसी चालक अचालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखी घनत्व कहलाता है, और आवेश का रेखी घनत्व Q/L कूलाम पर मीटर होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो पृष्ठ घनत्व का मतलब यही है कि अगर देखिए 3 प्रकार के थे, एक था आपका रेखीय आवेश घनत्व, ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतनीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, तो ये बराबर होता है Q/A के। एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है वही आपका सिग्मा है। मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगा। इसमें सीधा हमें सूत्र लिख के उनके प्रतीक बताने हैं। दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल है, कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के भी ले लेते हैं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज हैं, एप्सिलॉन जीरो वैद्युतशीलता है, के है आपका माध्यम का परावर्तनांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, और आर है उनके बीच की दूरी, ठीक है। अब आते हैं 7th में, कूलाम के नियम की जो लिमिटेशंस हैं, परिसीमाएं हैं, वो लिखनी है। तो देखिए कूलाम का नियम 2 स्थायी वैद्युत आवेशों के लिए सत्य है तथा आवेशों के बीच की दूरी इतने से कम है अगर, तो ये सत्य नहीं है। तो 2 चीज़ें हमें ध्यान रखना है। पहला ये कि जो चार्ज हैं वो स्टेशनरी होना चाहिए, चार्ज स्थिर होना चाहिए, चार्ज मूव ना करें, ठीक है, गति नहीं करना चाहिए चार्ज, तभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू सही निकलेगी। और दूसरी कंडीशन है कि दूरी अगर -15 से कम है, 10 घात -15 से कम है, तो भी हमें कूलाम फोर्स लगाने में समस्या होगी, यानी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। दूरी का महत्व है यहाँ पे, और आवेश मूव नहीं करना चाहिए। जल का परावर्तनांक 80 है, वैद्युतशीलता कितनी होगी, ठीक है। तो एक सूत्र होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन 0 × के। तो हमें पूछा गया है जल का, ये के तो गिवन है 80, और वैद्युतशीलता रिलेटिव वाली पूछी है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या सिर्फ एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं आप, इसको एक ही चीज़ है।
तो एप्सिलॉन 0 का मान 8.86 इंटू 10⁻⁻12 और के की वैल्यू दी है 80, परावर्तनांक के हमें 80 दिया है। इनका गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n बराबर QI से, Q का मान 1 है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और इसमें Q है 3.2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 × 10⁻19, n बराबर Q/E से इसे भी निकाल सकते हैं। एक निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F है, इससे आधी दूरी पर स्थित प्रोटॉनों के बीच का बल कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूरी मान लेते हैं R है, यहाँ पे शुरू में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये उतने बल से आप एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो वैल्यू आएगी इसकी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इक्वेशन 1 हो गई है। F1 मान लीजिए और F2 आएगा आपका आधी दूरी पर 2 प्रोटॉनों को रखा है, तो ये आपका हो जाएगा F2 = 1/4πε0 और प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश भी सेम होता है, धन में इतना ही, और r² की जगह अब आएगा आपका r/2 तो 4 ऊपर जाएगा और बाकी को हम लिख सकते हैं F1। तो F2 बराबर इसकी जगह पे बाकी की जगह F1 लिख देंगे, 4 को सेपरेट करेंगे तो ये 4F1 यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 12 है। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है, यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल 80 में रख दिया जाए तो बल कितना रह जाएगा। तो अब ये सी बात है, जब के भरते हैं तो फोर्स कम होता है। देखिए वायु में दिया है ये, और ये इसका मान होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे वायु थी, पहले केस में वायु में आवेश रखे हुए थे। अब हमें दूसरे केस में ये लेना है आपको, जब जल भर देंगे इनके बीच, यानी उस केस में जल में हम मान लेते हैं इसे F1, ये वायु में था, तो ये होगा 1/4πε0 के का मल्टीप्लाई होगा यहाँ और Q1 Q2/r², बाकी सब सेम रहेगा। अब हमें F1 की वैल्यू F के टर्म्स में निकालनी है, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए के को छोड़ दूँ अगर मैं, तो इतने की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 से F। ठीक है, तो समीकरण 1 से मैं इतने की जगह जो मैंने ये अंडरलाइन किया है इसको मैं F लिख सकता हूँ, तो F/K बचेगा और K कितना दिया है 80, तो ये 1/80 यानी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा संख्यात्मक मान। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी के बराबर एनर्जी होती है, वो मात्रक जूल होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डील कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि 12 mv² बराबर QV और बराबर W, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये कह रहा है कि 1 वोल्ट, तो जब हम इसको 1 वोल्ट ले लेंगे तो EV बराबर W के हो जाएगा, क्योंकि ये सब इक्वल हैं। तो Q का मान E होगा जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो E × V। अब V 1 है तो W किसके बराबर हो जाएगा, E के। यहाँ से इसको डिफाइन किया गया है, छोटी इकाई है ऊर्जा की। कूलाम का सदिश रूप, तो सदिश रूप का मतलब एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। ये 1 मान लें चार्ज, ये 2 मान लें, Q1 Q2, तो फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 2/1। तो ये जो लिखा है F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 पार्टिकल 1/2 चार्ज, 2 के द्वारा 1 पर और 1 के द्वारा 2 पर, ये इक्वल होंगे। तो इसको वेक्टर में इस तरह लिख सकते हैं F12 = -F21। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है वो, लेकिन वो एक ही वस्तु के लिए होता है तो वहाँ पे निरस्त होता है, यहाँ अलग अलग वस्तुओं पे है तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये ध्यान देंगे, क्योंकि परमाणु बराबर और दिशा में विपरीत होंगे एक दूसरे के, लेकिन एक ही बॉडी पर नहीं है इसलिए निरस्त नहीं होते हैं, लेकिन वैल्यू सेम होती है उनकी। यहाँ पे माइनस शो कर रहा है कि दिशाएं विपरीत हैं। इतने कूलाम आवेश पर इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए गिवन क्या है 16 में, तो आपको Q दिया है 1.5 × 10⁻³ और F
फोर्स दिया है 2.25, तो वैद्योच्छेद की तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर F बटे Q, तो Q आएगा 1.5 इंटू 10⁻+3 ऊपर हो जाएगा, और ये काट दीजिए इसको, तो ये आपका आएगा 1 और 5 15 गुणा 10⁻3, ठीक है। और 2.25 था तो एक जीरो यहाँ पे और बचेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये 1.5 और गुणा कर दूंगा तो 1500 न्यूटन पर कूलाम मिल जाएगा, ठीक है। इतने कूलाम आवेश कितनी दूरी पर वैद्योच्छेद की तीव्रता इतनी होगी। तो चलिए Q है 5 गुणा 10⁻⁻8 और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 450 वोल्ट पर मीटर। तो E बराबर, अब हमें निकालना है बिंदु आवेश से दूरी, तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। तो Q है 5 गुणा 10⁻⁻8 और बटे r²। तो देखिए काटूँ अगर मैं यहाँ तो 90, ये भी कट जाएगा, 10 बचेगा यहाँ, और 10 से एक जीरो और काट देंगे तो r² आएगा आपका 8 है माइनस का, और ये बचेगा आपका प्लस का 8, तो 1, तो इसका 1 का रूट भी 1 आ जाएगा। है 18 में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्योच्छेद में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों, ठीक है। E सेम है और बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। चार्ज तो इनकी सेम होते हैं, बस साइन का अंतर है, मास अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू -31 kg। तो ये कम है इलेक्ट्रॉन का और इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो त्वरण पूछा है, तो एक ही वैद्योच्छेद में अगर हम Q आवेशित कण को रखते हैं तो दिशा अलग अलग हो सकती है चार्ज के हिसाब से, लेकिन वैल्यू फोर्स की क्या होगी, Q इंटू E, तो यही F का मान है। अब हमें एक्सीलरेशन की बात करनी है, तो सीधा सीधा ये है F = QE है, और अगर हमें A निकालना है तो F को लिखेंगे ma, और दैट इज QE/1, ठीक है। तो A आ जाएगा आपका QE/m। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उन्हें दूर करेंगे, तो QE/m ये एक्सीलरेशन है। E देखिए सेम है दोनों के लिए, और Q सेम है क्योंकि दोनों का चिन्ह भरा अलग होता है, वैल्यू सेम है। तो यहाँ से आया A समानुपाती 1/m, तो जिसका m कम होगा उसका A ज़्यादा होगा। तो m कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का m कम होता है इससे, प्रोटॉन से, इसलिए A ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक हो जाएगा। किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्योच्छेद द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। चलिए कोई आवेशित वस्तु है और इसको हमें बैलेंस कराना है इसमें, तो mg तो इसका नीचे लगेगा, और अगर ये प्लस चार्ज है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होगा ऊपर की ओर, और अगर ऊपर की ओर लगा होगा तो प्लस चार्ज पे QE ऊपर लगेगा, तो QE बराबर mg देके हम इसको बैलेंस करा सकते हैं। यानी अगर धन आवेशित कण है तो वैद्योच्छेद ऊपर की ओर करेंगे, और ऋण आवेशित कण है तो वैद्योच्छेद को नीचे की ओर लगाएंगे। mg क्योंकि हमेशा नीचे ही लगेगा। तो देखिए कण पर आवेश की प्रकृति के अनुसार वैद्योच्छेद ऐसी दिशा में लगाया जाएगा कि एक केस में बल ऊपर लगे और एक केस में बल नीचे लगे। तो डिपेंड करेगा कि हमें कहाँ पे बैलेंस कराना है। यानी अगर +Q चार्ज है तो वैद्योच्छेद ऊपर चाहिए, अगर -Q चार्ज को बैलेंस कराना है तो mg तो नीचे ही होगा। अब हमें फोर्स ऊपर लगवाना है तो वैद्योच्छेद हमें नीचे की ओर लेना होगा, तभी ये बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे वैद्योच्छेद की विपरीत बल कार्य करेगा, इसलिए ऐसा हमें ध्यान देना होगा। वैल्यू सेम रहेगी। 20 में आते हैं। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्योच्छेद की तीव्रता 0 होती है, क्योंकि वहाँ पर नेट चार्ज नहीं होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। 1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दें कि चालक के पृष्ठ पर वैद्योच्छेद की तीव्रता 900 वोल्ट पर मीटर हो जाए। तो कैलकुलेशन है, यहाँ बिंदु आवेश वाला ही सूत्र होता है, यहाँ से Q निकाल लिया है ये, तो ये आप इजली कर सकते हैं बिंदु आवेश वाला सूत्र लगा के।
दो पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट हैं और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत आवेश के पृष्ठ घनत्वों का मान इतना है। प्लेटों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी। ठीक है, तो जस्ट इसका आपका देखिए, ये कोई अगर प्लेट है तो दोनों का जुड़ जाएगा, दोनों में विपरीत प्रकार का आवेश है और समांतर रखी हैं। तो यहाँ पे एक की वजह से होता है सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, दूसरे का भी वही होगा जिस तरह से आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है। तो किसी बीच में अगर हम देखेंगे तो दोनों की वजह से जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत चार्ज हैं। तो ये आपका इन दोनों का जो परिणामी है नेट मान है वही इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, और सिग्मा होगा आपका क्यू बाई एल। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई एल और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू और रखनी है। तो सिग्मा की वैल्यू हमें दी है सीधे सीधे 17.7 गुणा 10 घात माइनस 22, और ये होता है 8.8 एप्सिलॉन जीरो। तो ये हो जाएगा आप ये आपका दोनों का जोड़ने की वजह से आया है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो यही है, गॉस में भी पढ़ेंगे आप। फाई इक्वल टू होता है सर्कल इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है और ये बंद वक्र है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा गया है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखिए, टोटल जो फ्लक्स होता है घन का वो होता है पूरे सबसे निकलने वाला फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि चार्ज इनक्लोज क्यू होता है और क्यू यहाँ पर दिया है आपको 10 माइक्रोकूलाम, लेकिन किसी एक से पूछा है, ये पूरे घन का है इतना, तो एक फलक से छठवां भाग हो जाएगा इसका, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन जीरो। ये कैलकुलेशन है, क्यू की वैल्यू दी गई है, एप्सिलॉन जीरो आप जानते हैं। किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश रखा है। घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। ये भी वही इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए, ये टोटल होता है और 6 की एक से निकलने के लिए 6 का भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 है और ए का मान देखिए क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो होता है, तो क्यू का मान 1 है सीधे सीधे। ये एक वैद्युत ध्रुव इतने कूलाम परमाणु तथा विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है। ठीक है, इन आवेशों के बीच की दूरी इतनी है। द्विध्रुव को इतने बार चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अधिकतम बल आघूर्ण का मान, चलिए, तो Q है 10 घात माइनस 6 और इनकी बीच की दूरी 2L है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 10 घात माइनस 2 मीटर। और द्विध्रुव को के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया है 1 गुणा 10 घात 5। तो टाव पूछा है मैक्सिमम, वैसे तो टाव होता है आपका P क्रॉस E और मैग्नीट्यूड लें तो P E साइन थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन P एंड D। तो T के मैक्सिमम की बात कर रहा है तो उस केस में साइन थीटा हमें 1 लेना होगा, तो ये आएगा P गुणा E और P हमें निकालना होगा और P हो जाएगा Q इंटू 2L, इनका गुणा हो जाएगा दोनों का, और E ये दिया है तो इन सब का गुणा होगा। तो जब सबका गुणा होगा तो पावर हो जाएंगी -8 और ये -3 बचेगी और 2 का गुणा और होगा 1 में, तो ये आपको दिख रहा होगा। एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। इसमें भी ठीक है, Q है आपका 10 घात माइनस 6 कूलाम और 2L है आपका 2 गुणा 10 घात माइनस 3 मीटर। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो होगा Q इंटू 2L, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो ये फाइनल हमें मिलेगा। देखिए, विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश, 2L का मान हमें दिया है 2 गुणा 10 घात माइनस 3 और दो बराबर विपरीत आवेश हैं। Q का मान ये हुआ और ये पूरा 2L होता है तो Q इंटू 2L ये आएगा, तो 2 गुणा 10 घात माइनस, ये देखिए
9 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू इन्होंने गलत रखी है, आप यही लगाएंगे जो मैं कराया है। चलिए विभव वाला समझ लेते हैं और इसको हम जनरल ही बात कर लेते हैं। 64 बूंद के लिए है, ये छोटी की त्रिज्या है, ये आवेश है, और बड़ी बूंद बनाते हैं तो बड़ी बूंद का विभव। मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूँ, ठीक है, कि जब एक बूंद को कई बूंदों में बदला जाए या कई बूंदों को मिलाकर एक बूंद बनाई जाए, ठीक है। जब कई आवेशित बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए, तो मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि n छोटी बूंदें हैं, ये बना दी यहाँ पे, ये n छोटी बूंदें हैं, ठीक है। जनरलाइज करेंगे इसे, n है इनकी संख्या और इसकी त्रिज्या प्रत्येक बूंद की r है और प्रत्येक बूंद पर आवेश q है, ठीक है। तो छोटी के लिए हमें दिया है प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या r है और प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q है और संख्या उनकी n है। और जब हम इन सबको मिला देंगे, छोटे छोटों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाएंगे, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या अब हम कैपिटल R मान लेते हैं, माना ये बूंद बन गई और इसी का हमें विभव निकालना है और रेडियस भी यहाँ चेंज होगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह हम चीज़ों को डील करेंगे। पहले केस में हम विभव निकालें टोटल, अगर एक छोटी बूंद का अगर हम विभव निकालें तो ये होगा 1/4 sin 0 Q/R। अब एक बड़ी बूंद का विभव निकालेंगे अगर V2, ये बिग साइज वाली है जो, तो 1/4 sin 0 कैपिटल Q/R। अब हमें इनमें रिलेशन क्या रहेगा और स्मॉल v1 के रूप में क्या इनमें संबंध होगा, इसकी बात करनी है। तो देखिए अब Q और R की वैल्यू हमें स्मॉल q और R के रूप में रखनी है, तो यहाँ से जनरलाइज होगा। तो देखिए क्या करेंगे, n छोटी बूंदें थी और एक बड़ी बूंद बनाई है कैपिटल, जिसका आवेश हमने क्या माना है कैपिटल Q। तो आवेश जब हम मिलाएंगे इन्हें तो आवेश सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, वो आवेश n बार ऐड होगा, तो जो कुल आवेश होगा वो क्या हो जाएगा n3, बड़ी बूंद पर इतना आवेश होगा। अब हमें रेडियस में रिलेशन चाहिए, तो रेडियस में रिलेशन के लिए आयतन बराबर करा देंगे। आयतन बराबर का मतलब n छोटी बूंदों का कुल आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। n छोटी बूंदों का आयतन इक्वल टू होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, तो n गुणा 4/3 पाई r3, और एक बड़ी बूंद होगी आपकी 4/3 पाई r3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर आएगा n⁻⁴ इंटू स्मॉल r, ये रिलेशन मिलेगा। तो ये भी मैं यहाँ रखूँगा, तो देखिए जो V2 है वो मिलेगा 1/4 sin 0 n⁻⁴ इंटू r। अब n वाले पावर ऊपर ले जाता हूँ मैं, तो n⁻2/3 और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ V1, क्योंकि बाकी की वैल्यू V1 हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि बड़ी बूंद का विभव बराबर n⁻2/3 इंटू छोटी बूंद का विभव, जहाँ n है नंबर ऑफ बूंदें, कुल बूंदों की संख्या। तो अब हम डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट में, लेकिन इसको याद रखेंगे आप। अब हमें ये वाली कैलकुलेशन भी इसकी करनी है। बड़ी बूंद का विभव पूछा है, तो 64 बूंदें हैं, तो 64 पे घात 2/3 और V1 छोटी बूंद का विभव है, तो वो इससे और इससे निकलेगा और यहाँ रख देंगे। फिर दो बिंदु आवेश इतने और इतने हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए ये कहानी है। यहाँ पे एक आवेश है 5 × 10⁻⁻19 और एक है 10 × 10⁻⁻19 और इनके बीच की दूरी भी हमें दी है 1 मीटर। अब ये कहा जा रहा है कि किस बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। मान लीजिए इधर मानता हूँ अगर, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसकी वजह से 1 और इसे 2 मान लेता हूँ, तो E1 की डायरेक्शन ये होगी और इस बिंदु पर E2 की डायरेक्शन ये होगी।
तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है। तो नेट जीरो कब होगा वो मान लेते हैं इसे, और ये ए बी मान लीजिए बिंदु। तो ओ पर नेट वैद्युत क्षेत्र जीरो होने के लिए, नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए E1 बराबर E2 होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये दूरी मानता हूँ x छोटे वाले से, तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1/4 साइन जीरो क्यू मतलब -19 बटे एक्स स्क्वायर, और दूसरा आएगा 1/4 साइन जीरो 10 × 10⁻19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये सी बात है, एक्स एक से कम रहेगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 19 भी कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 2। तो और फिर वर्गमूल लेंगे तो 1/x बराबर √2 बटे 1 माइनस एक्स। अब हम त्रियक गुणा करके x निकालेंगे, तो √2x बराबर 1 माइनस एक्स। तो x आएगा आपका 1/1 प्लस √2। और इसको और अगर हम सॉल्व करें तो एक से छोटा देख चेक भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें कंजुगेट से गुणा कर रहा हूँ ऊपर नीचे, √2 - 1 से, तो नीचे 1 बचेगा फिर। तो ये लगभग 0.4 के आसपास आएगा, और जो कि सही भी है क्योंकि 1 से छोटा आना था इसे। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में सीधे सूत्र लगाने हैं, और फ्लक्स की थ्योरी अभी होगी। इसमें जरा देखते हैं। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/GME/MP विमाहीन है, और इसका रेशियो भी कह रहा है, मान देखकर रेशियो भी निकालिए। तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं, ये विमाहीन कैसे है। तो दूरी के हिसाब से देखिए हम बात करेंगे कि E यहाँ पे चार्ज है, तो मैं मान रहा हूँ कि 2E इस तरह रखे हैं R दूरी पर। तो दूसरे केस में मैं मान रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन का मास है ये, और ये प्रोटॉन का मास है, और इसमें भी दूरी R हम रखें। तो देखिए यहाँ पे फोर्स कितना होगा, ये यहाँ फोर्स होगा K या 1/4πε0 E² बटे R², और यहाँ पे भी जो फोर्स आएगा वो होगा Gm1m2 बटे R²। अब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, या बराबर करा सकता हूँ। तो जब दोनों को बराबर कराएंगे तो भाग होगा, ये आपका बचेगा E² बटे GME/MP। तो जब बराबर चीज़ों का भाग देंगे तो ये विमाहीन आएगा। यहाँ से भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं इसे आप। जरा ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन के बारे में भी देखते हैं। इसमें ये पूछा QIM किसका अधिक होगा, देखिए, और तीनों एक समान है, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र में कण चल रहे हैं, ये दिखाया गया 1 पार्टिकल 2 और ये 3। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन 3 में हुआ है, तो इसका मतलब है कि QIM इसका मैक्सिमम होगा। देखिए इसको हम ऊर्ध्वाधर विस्थापन से अगर देखें तो ये जो व्यंजक है हम इसकी बात करते हैं अभी, और इस व्यंजक में हम देखें तो जो QIM है वो सीधे सीधे समानुपाती होता है Y के, यानी ऊर्ध्वाधर विस्थापन की समानुपाती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्ध्वाधर विस्थापन जिसमें दिख रहा है ज़्यादा तेज़ी से जो मार्ग वर्टिकल से आपका वक्राकार हुआ है, तो जिसमें ज़्यादा वक्राकार हुआ है उसका Y बड़ा होगा, और उसका फिर QIM भी यहाँ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट है तीसरा वाला, और इसको हम यहाँ से भी दिखा सकते हैं। देखिए ये चीज़ पहले हम समझते हैं ये क्या है। तो इसके लिए देखिए एक हमने वैद्युत क्षेत्र लिया, मान लीजिए राइट की ओर दृष्टि है, एक समान है, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल वैद्युत क्षेत्र से, यहाँ अगर हम सीधे सीधे रख दें इसको Q बराबर 0, Q बराबर कोई मास हो और U 0 हो, वेग 0 हो, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा अगर धनावेश है। और
इसका जो एक्सीलेशन होगा वो होगा QE/m। ठीक है, अब हमें Q/m चेक करना है, तो इसके लिए अब हम ये डिफ्लेक्शन के हिसाब से हमें चलना होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर में विस्थापन दिखाया है। तो यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो उस केस में है जब कण गति नहीं कर रहा होगा, स्थिर में रख देंगे, इस पार्ट का ये नहीं है। और अगर इसका हमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन देखना है तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे ऊपर की ओर, या नीचे ले लेते हैं, ऊपर ही लीजिए, तो इससे थोड़ा समझने में सुविधा होगी। ये ई है। अब हम एक कण को 90 पे यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्लस क्यू चार्ज को, तो अगर ये ई ना होता तो ये तो सीधे जाता, जी हमें यहाँ 0 लेना है, और ई की वजह से ही इसका मार्ग कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये क्षैतिज विस्थापन है, ये ऊर्ध्वाधर है, और जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं तो इसमें जो एक्सीलेशन होगा वो होगा QE/m, एक्सीलेशन यही होगा। अब हम क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के लिए 2 समीकरण लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के लिए क्षैतिज विस्थापन है आपका x, और क्षैतिज वेग, शुरू में जो वेग है वो पूरा हमने इसकी लंबवत दिया है, तो क्षैतिज वेग कितना है u, और क्षैतिज दूरी बाद क्षैतिज वेग गुणा समय, और क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। दूसरी इक्वेशन भी लगा सकते हैं ut + हाफ, त्वरण एक ही है यहाँ पे, और वो है QE/m, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्योंकि बल भी वहीं होगा। तो ऊर्ध्वाधर के लिए देखें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, और ut + हाफ a का मान है QE/m × t²। अब मुझे पाथ की इक्वेशन चाहिए, क्योंकि डिफ्लेक्शन यहाँ पूछा जा रहा है, तो मैं दोनों से t को हटा लूँगा, यहाँ से t उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये मिलेगा y = QE/2m, और t की वैल्यू है x/u, तो x²/u²। तो यहाँ से आपको आसानी से फिर दिखाई दे जाएगा QE/m और x²/u²। तो हमें Q/m चेक करना है ये, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर विस्थापन भर हमें देखना है, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट मानेंगे। तो Q/m किसका अधिक हुआ, ई भी सेम है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है, तो y पे निर्भर करेगा सब। तो Q/m समानुपाती है y के, यानी जिसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन ज़्यादा है उसका Q/m ज़्यादा होगा। अब हम वैद्युत स्थिर ऊर्जा की बात करेंगे, और उसके बाद जो गॉस थ्योरम है, नेक्स्ट लेक्चर में गॉस और उसके जो एप्लीकेशन हैं उन्हें देखेंगे। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मैं समझ लेता हूँ, और इसके बाद ये एक क्वेश्चन देखना है संतुलन वाला। तो चलिए पहले मैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की ही बात कर लेता हूँ। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं 2 चार्जों का निकाय लूँ, इनके आवेश +Q1 और +Q2 हैं, दूरी r है, तो अनंत से किन्हीं आवेशों को, किन्हीं 2 आवेशों को या आवेशों के निकाय को अनंत से किसी निश्चित दूरी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही निकाय में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसमें अगर हमें इनके बीच वैद्युत स्थिर ऊर्जा U का व्यंजक चाहिए, तो सूत्र इसका होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये फोर्स होती, ये इनकी स्थिर ऊर्जा होती है। यही वर्क डन जो हम करते हैं इन्हें पास लाने में, वही वर्क डन ही यहाँ पे इनमें स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो वर्क डन भी इसमें पूछा जाए तो आप U ही निकालेंगे Q1 Q2/r से। इसमें आवेश के मान चिन्ह सहित रखना है आपको, यानी वैद्युत स्थिर ऊर्जा धन भी हो सकती है और ऋण भी हो सकती है, और मुख्य रूप से निर्भर करेगा कि चार्ज के साइन क्या है। ठीक है, तो मेन रूप से चार्ज के साइन पर ये निर्भर करेगा। अब हम ये इसका जो आखिरी आर्टिकल है इसको देखते हैं। इसमें देखिए ये वाला है, एक मिल्कॉन तेल बूंद में इतने न्यूटन प्रति कूलाम की नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक की कोई तेल की बूंद स्थिर है। इलेक्ट्रॉन अगर अधिक हैं तो चार्ज होगा निगेटिव। तेल का घनत्व इतना दिया है, बूंद की त्रिज्या पूछी है, जी भी गिवन है और ई भी गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको नेगेटिव चार्ज की बूंद रुकी हुई है, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन उसमें अधिक हैं, तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को अगर बैलेंस कराना है mg से, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड
नीचे की ओर लगाना होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा अगर ये नीचे है, ई नीचे है तो एफ ई बराबर एम जी, और एफ ई की वैल्यू होगी जो आपका ये जो क्यू इंटू ई बराबर एम जी, और एम होगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, 4/3 पाई आर की वो घनत्व दिया है रो, और कुल आवेश जो हो जाएगा इसका n इंटू ई होगा, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन देखें तो 12 गुणा 1.6, इससे फिर हम इक्वल करा के जो भी चीज़ पूछी गई होगी यहाँ से निकाल सकते हैं, और बहुत ईजिली आप ये कर पाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टर्न पे हम जो बाकी के इसके क्वेश्चंस हैं उसको जल्दी ही जल्दी बनाएंगे। थैंक यू।